हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 1। ये आपके आने वाले जो सभी परीक्षाओं के लिए ये जीएस जो है जीएस का टॉपिक तो सभी में है, तो ये आपका महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाली आपकी वन आरक्षी पुलिस है, ठीक है, बंदी रक्षक है, पटवारी है, लेखपाल है, जो भी है, दरोगा है, और भविष्य में फिर मार्च में है कनिष्ठ सहायक। तो देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 1। ठीक है, डी शर्मा के हमने जो है 3 मैंने इसमें करवा दिया आपको, तो उसमें अभी उसका अभी 1 या 2 और बनेगा अभी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को भी साथ में शुरू किया जा रहा है। देख लेते हैं टॉपिक। आज आपके 10 या 12 टॉपिक इसमें आ जाएंगे। तो ठीक है, तो 3-4 पीडीएफ में आपका अर्थव्यवस्था कैसे पढ़नी है आपको ये समझाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आय। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं, ठीक है, तो आपको बस याद रखना है एक साल के अंदर जो भी है अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य ही राष्ट्रीय आय है। ठीक है, इसमें वस्तु भी आता है जो कि आपका फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन चल रहा है, उत्पादन हो रहा है, और सेवा भी आती है। ठीक है, समस्त सेवाएं है ना, जितने भी संस्थान हैं, कोचिंग्स हैं, जहाँ पे सर्विस दी जा रही है, साइंटिफिक इन्वेंशन है ना, इंटेलेक्चुअल काम हो रहे हैं, तो वो सब सेवा में आ गया। तो इन सभी का मूल्य क्या है? राष्ट्रीय आय है। अब बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? ये क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है। ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 1867-68 यानी 1867-68 में उन्होंने उस समय बताया था 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय आपको याद रखना है कि ये सालाना होती है, यानी एक व्यक्ति एक साल में 20 रुपये कमाता था 1868 में। तो ये दादा भाई नौरोजी के अनुसार है। इसके बाद जो है 1911 में सिर्रास ने दिया, सिर्रास ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय है 49। ठीक है, 49 रुपये है, 49। आज़ादी से पहले इस दिशा में पहला आधिकारिक प्रयास था वाणिज्य मंत्रालय का। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, जिन्हें बोलते प्रशांत चंद्र, पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, जो दूसरी पंचवर्षीय थी वो भी इनके मॉडल पर आधारित थी। और जो राष्ट्रीय आय समिति है 1949, तो आपको पूछ सकते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? महालनोबिस थे। इसके अलावा गाडगिल और राव भी इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने 2 साल बाद यानी कि 1951 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें जो है प्रति व्यक्ति आय बताई थी 225 रुपये। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले दादा भाई ने 20 रुपये बताई, सिर्रास ने बताई थी 1911 में 49, और उसके बाद 1951 में, ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट में पता चला कि 225 रुपये है। तो ये तीनों बातें याद रखनी है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, भारत की राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो भारत की जो राजकोषीय नीति है वो वित्त मंत्रालय तैयार करता है। नेक्स्ट आ गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसमें भी कई बच्चों को, कई छात्रों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है जो ध्यान से पढ़ते नहीं है। ठीक है, देखो, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ, ठीक है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को मिला के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया। इसका मतलब सीएसओ और एनएसएसओ को 2019 में विलय करके क्या बना है? एनएसओ बना है। ठीक है, तो अब क्या है? एनएसओ है। अभी सीएसओ या एनएसएसओ अस्तित्व में नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एनएसएसओ जो है वो बेरोजगारी के आंकड़े वगैरह जारी करता था और सीएसओ राष्ट्रीय आय का आंकलन। तो अब ये काम किसका हो गया? एनएसओ का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका सीधा आ जाएगा, राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो अब आ जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। रंगराजन आयोग की अनुशंसा पर 2005 में गठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त निकाय है। और जो अभी हम बता रहे थे, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जो सचिव होते हैं वो इस आयोग के भी सचिव होते हैं। ठीक है, एनएससी के। अच्छा, फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट, आता है फैक्ट एक, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये बोलते हैं साइमन
कुजनेट्स को, ठीक है, जिन्हें जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है। तो भारत में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर किया जाता है। ठीक है, कई प्रकार के आपके जैसे 4 विकल्प दिए जाएंगे, किसको आधार बनाकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो आंसर हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत। जनवरी 2015 से CSO राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर कर रहा था, लेकिन अभी क्या है, अब साधन लागत पर ही की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यानी शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं नॉमिनल GDP दे रखी है 2021 के अनुसार। ठीक है, तो जो इसमें देशों की रैंक और GDP दे रखी है वो है ट्रिलियन डॉलर में। सबसे पूछा जाएगा, देखो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो अर्थव्यवस्था किस आधार पे बोलेंगे, GDP के आधार पे बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का देश है अमेरिका, 21.43। तो मोटे तौर पे आपको याद रखना है कि 21 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार है। नंबर 2 पे हो गया चीन, 14 है। ठीक है, 14.14। तीसरे पे आ गया जापान, 5.14। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन को कहीं पे देखो घुमा के भी पूछा जा सकता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो चीन हो जाएगा, फिर तीसरा जापान है। ठीक है, 5.14 ट्रिलियन डॉलर। फिर है जर्मनी चौथे नंबर पे, 3.95 ट्रिलियन डॉलर। 5वें पे आ गया भारत, तो ये इंपॉर्टेंट रैंक है। ठीक है, 2.93 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, और इंग्लैंड हमारे से नीचे है 6ठे स्थान पे, 2.7 पे। फ्रांस भी 2.7 पे है। फिर इटली है 2 ट्रिलियन डॉलर पे। ठीक है, 2 में आ गया ये। और 9वें पे ब्राज़ील है, 10वें पे है कनाडा। तो इतने नीचे तक तो रैंक नहीं पूछेंगे, लेकिन 5वां स्थान क्योंकि भारत का है तो इससे ऊपर के सारे आप याद रखोगे। ठीक है, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, ये होगी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। GDP के आधार पर है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब, अर्थव्यवस्था को मतलब कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, और किस आधार पर है, तो ये उनकी आय क्षमता के आधार पे 4 वर्ग बनाए गए हैं वर्ल्ड बैंक ने। नीची आय वाली हो जाती है जैसे, फिर नीची मध्य आय, उच्च मध्य, और सबसे ज़्यादा क्या होगा, उच्च आय वाली। इसका आधार अमेरिकी डॉलर को बनाया गया है। जैसे 995 अमेरिकी डॉलर से कम वाली जो है, जिनकी सकल राष्ट्रीय आय होगी, तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, नीची आय वाली। तो ये विश्व बैंक ने जो वर्गीकरण दिया था 1 जुलाई 2018 को, इस प्रकार से वर्गीकृत किया था। तो अगर लिखा आएगा कि विश्व बैंक के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को कितने वर्गों में बांटा गया, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, और बार बार इससे क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, देखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पूछे जाते हैं सामान्यतः, तो कितने, 3 क्षेत्र है। सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो आपको इससे याद रखना है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहली जरूरत हमारी को होती है भोजन की, तो भोजन यानी खेती बाड़ी। तो प्राथमिक क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र वो है जिसकी हमें हमारे जीवन के लिए प्राथमिकता है, तो खेती बाड़ी हो गया। कृषि, मत्स्य, खनन, ये सब क्या है, प्राथमिक है। ठीक है, द्वितीयक में क्या होता है, उद्योग धंधे, उत्पादन, जब हम कच्चे माल से कुछ बना रहे हैं तो हो गया द्वितीयक। तृतीयक में क्या होगा, सेवा, संचार आदि तृतीयक होता है। ठीक है, तो इसमें देखो 1950 में भी दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान GDP में था 55%, द्वितीयक था 15% और तृतीयक था 30%। अब देख लेते हैं सबसे लास्ट 2020-21, ये सबसे महत्वपूर्ण है, उल्टा हो गया। देखो जो प्राथमिक 55% था 1950 में, अभी तृतीयक हो चुका है। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए इस प्रकार से कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का योगदान GDP में सर्वाधिक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बनेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं हम 55% चल रहा है तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा। ठीक है, इसके बाद है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक यानी बीच वाला क्षेत्र है, तो इसकी पोजीशन भी बीच में है 27%। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अभी सबसे कम है GDP में, यह है 18%। जब भी कोई देश विकसित होने की राह पे आगे होता है तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान GDP में गिरता है। जैसे अमेरिका में लगभग मुश्किल से 4-5% प्राइमरी सेक्टर का योगदान है। ठीक है, बाकी वहाँ पे क्या है, सारा सेकेंडरी, और ये जो थर्ड हो गया तृतीयक क्षेत्र हो गया। ठीक है, सेवा।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब आगे देखो प्राथमिक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र वही हो गया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, वानिकी, मत्स्य, पशुपालन, खनन, उत्खनन, ये सब हो गया। इसमें जो लोग मजदूर काम कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था वीडियो परीक्षा में, ठीक है। तो रेड कॉलर जॉब क्या हो गया, जो लोग प्राथमिक क्षेत्र में मजदूरी कर रहे हैं, संलग्न श्रम है, वह है रेड कॉलर। फिर है द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद मिला है वो कच्चा माल है। अब उससे द्वितीय क्षेत्र, जैसे गन्ने की खेती कर रहे हैं तो प्राथमिक है, गन्ने से हम चीनी मिल लेंगे गन्ने को और चीनी बना दी, वो द्वितीय क्षेत्र हो गया। फिर हमने उसको किसी आउटलेट पे या ऑनलाइन बेच दिया, ठीक है, वो तीसरा हो गया। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या है, विनिर्माण भी आएगा, ये आपको याद रखना है, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति तथा अन्य जन उपयोगी सेवा, ठीक है। तो याद रखना है कि जो द्वितीय क्षेत्र में श्रमिक है वो है वाइट कॉलर जॉब्स, कुशल श्रमिक, ठीक है। तो कुशल वाले क्या होंगे, वाइट कॉलर, और जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से लगे हैं ब्लू कॉलर, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। रेड कॉलर कौन है, जो प्राथमिक क्षेत्र में मजदूरी, जैसे खेतीबाड़ी में जो कर रहा है वो रेड कॉलर है। जो द्वितीय क्षेत्र में संलग्न है श्रमिक, यानी कि फैक्ट्री में जो सीधे सीधे, जैसे कोई फैक्ट्री में डिब्बे उठा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया ब्लू कॉलर। और जो द्वितीय क्षेत्र में ही लेकिन वो कुशल श्रमिक है, यानी वो कोई कंप्यूटर में डाटा एंट्री कर रहा है, कुछ और कर रहा है, ठीक है, एमडी है वहाँ पे, तो वो क्या हो गया, वाइट कॉलर जॉब। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं तृतीयक में, देखो क्या क्या आ गया। तृतीयक यानी सेवा, व्यापार, होटल, इंडस्ट्री, परिवहन, ठीक है, भंडारण, संचार, जितनी भी कोचिंग आदि सेवाएं, ये सब इसमें आता है, बैंकिंग, वित्तीय, ठीक है, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवा, तो ये सब आ गया तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। लिखा भी है देखो, तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, ठीक है। अब लास्ट में आ जाती है हमारी रैंकिंग, देखेंगे हम, तो देख लेते हैं। देखो 2020 और 21 की दी है, इसमें कुछ की 22 की भी आ चुकी है, तो वो आप अलग से नोट कर लेना, या मैं इसमें एक कोशिश करूँगा एक करंट इवेंट की भी। सबसे पहले देखो मानव विकास, ठीक है, मानव विकास में देखो पहला स्थान आता है नॉर्वे का, और भारत की रैंक 2021 के हिसाब से है 132, ठीक है। इसमें 131 दिया है तो वो 2020 है, तो याद रखना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में क्या है 132 है 2021 के अनुसार। केवल मैं 2021 वाले ही आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। कोविड प्रदर्शन में भारत की रैंक है 86 2021 में। लैंगिक अंतराल में है 140, भूखमरी में है 107 2021 में, प्रेस स्वतंत्रता में है 142, आर्थिक स्वतंत्रता में है 121, बौद्धिक संपदा में है 40, ठीक है। इसके बाद आ गया प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, यहाँ पे रैंक है इंडिया की 43, सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें आती है इंडिया की रैंक 120, ठीक है। खुशहाली में है 139, जलवायु परिवर्तन में है 10वीं रैंक, ठीक है, और जोखिम सूचकांक में है 7वीं रैंक। तो जोखिम सूचकांक में क्या है, जिसकी रैंक जितनी ऊपर है वो उतना ज़्यादा जोखिम ले रहा है, तो 7 रैंक मिली है 180 देशों में 7वां। और लास्ट में देख लेते हैं कि खुशहाली जो है सूचकांक कैसे प्राप्त किया जाता है। 2021 में भारत का खुशहाली रिपोर्ट में 149 कंट्रीज़ में से 139 मिली थी रैंक, और उसमें फिनलैंड को पहली रैंक मिली है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो खुशहाली का जो पैमाना जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क 2015 से विश्व खुशहाली रिपोर्ट निकाल रहा है। तो खुशहाली रिपोर्ट कब से आ रही है, 2012 से। कौन निकालता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, राष्ट्र की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना, ताकि पता चलता रहे कि हैप्पीनेस में कमी क्यों हो रही है। खुशहाली के लिए 6 मानक लिए गए हैं। एक तो है GDP, ठीक है, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा यानी कब तक लोग जीवित रह रहे हैं और स्वास्थ्य के साथ, जीवन विकल्प के चयन की आज़ादी,
फिर है उदारता और भ्रष्टाचार बोध। तो ये 6 मानक जिस देश में ऊपर रहेंगे तभी रैंक अच्छी रहेगी। ठीक है, हमारे देश में देखो करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, जीवन विकल्प भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं रहते, सीमित ऑप्शंस होते हैं, जीवन प्रत्याशा भी देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लगभग अभी 66 के आसपास है, जबकि जापान में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जीवन प्रत्याशा है वो है जापान में। जीडीपी भी देखो भारत की बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, 2.9 ट्रिलियन डॉलर है 2021 में। ठीक है, जबकि हमसे बहुत सारे छोटे जैसे जापान है उसकी 5 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना की हमसे 5 गुना है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारी जीडीपी का आकार भी कम है। तो ये हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग 1। ठीक है, तो कल आपके लिए भाग 2 लेके आएंगे और इसका रिवीजन करते जाओ। आपके जीएस के क्या है क्वेश्चन जब अच्छे होंगे तो तभी आपका उत्तराखंड और हिंदी बाकी सब्जेक्ट पढ़ के भी फ़ायदा है। ठीक है, एक स्कोर जो है सिलेक्शन वाला तभी बनता है जब आप अच्छे से सारे टॉपिक कवर करते हो। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।